हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो कि है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक होता है एग्जामिनेशन के लिए और कंपटीशन के लिए भी। वो हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिर सूचक, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, और फिर अम्ल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पर अम्ल और क्षार, इसके अलावा इसके जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका संपूर्ण टॉपिक वाइज एकदम सीक्वेंस से हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप कोई भी देख सकते हैं। यहाँ पर अम्ल और क्षार का डेफिनेशन, इसके पहले उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण अम्ल और क्षार की, ये सभी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आज का अगला टॉपिक है, इसके आगे का टॉपिक है, वह है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इंडिकेटर्स एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और जो हमारा पहला ही टॉपिक है वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप कहेंगे सर उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन शब्द या उदासीन शब्द से ही अर्थ निकलता है। जैसे एक वस्तु धनायन है, ये एक ऋणायन है, तो धनायन को हम कह सकते हैं कि वह धनावेशित है, ऋणायन को कह सकते हैं ऋणावेशित है। या तो कोई अम्ल होगा, क्षार होगा। अगर उसके बीच का कोई चीज़ हो, जैसे कोई वस्तु न तो धनावेशित हो न ही ऋणावेशित हो, तो उसको हम वैद्युत की दृष्टि से उदासीन कहते हैं। यदि कोई वस्तु न तो अम्लीय हो न तो क्षारीय हो कोई पदार्थ, तब उसको हम इस हिसाब से उसको उदासीन कहते हैं कि न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। तो उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन से ही एक अर्थ निकलता है कि जो बीच की अवस्था होगी उसी को हम उदासीन मानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है तो अम्ल की अम्लता नष्ट हो जाती है और क्षार की क्षारकता नष्ट हो जाती है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक तीसरा नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। इसमें न तो अम्लीय गुण पाया जाता है और न ही क्षारीय गुण पाया जाता है, साथ में जल मुक्त होता है तथा ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो आपको समझ में आ गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात अम्ल की अम्लता नष्ट हो जाती है, क्षार की क्षारकता नष्ट हो जाती है। दोनों की कॉम्बिनेशन से एक तीसरा नया पदार्थ बनता है जिसको हम साल्ट बोलते हैं, लवण बोलते हैं, तथा साथ में जल मुक्त होता है और शेष ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन इसका लिखें तो कहते हैं वह रासायनिक अम्ल और क्षार अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया को अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात सदैव लवण
जल बनता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हो गया हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात सदैव लवण जल बनता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात कहें कि अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया होगी जब, तो हमें मिलेगा लवण प्लस जल और प्लस यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होगी। ये हमारा मतलब है। तो हम रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या बनता है। जैसे एक अम्ल है NaCl, एक अम्ल है HCl और एक क्षार है सिंपल NaOH। जब इनके बीच में अभिक्रिया होती है तो बन जाता है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसा पहले चैप्टर में बात करे थे कि यहाँ से Na पॉजिटिव या Cl से अभिक्रिया कर लेता है और OH जो होता है वह H से अभिक्रिया कर लेगा। तो हमें देखिए NaCl से अभिक्रिया करेगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा NaCl और साथ में OH H के साथ जब मिलता है तो हमें बन जाता है H2O। साथ में हमें ऊर्जा मुक्त होती है और वो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम डेल्टा H से लिखते हैं, डेल्टा H0 से। वह मुक्त होती है 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा मुक्त होती है। अब कहेंगे क्या हमेशा 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है? तो ऐसा नहीं है भैया, हमेशा 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त नहीं होती है। हम आपको दो प्रकार के अम्ल और दो प्रकार की क्षार की बात करे थे। दो प्रकार के अम्ल और दो प्रकार की क्षार की बात करे थे। एक होता था प्रबल अम्ल, एक होता था प्रबल अम्ल, एक होता था दुर्बल अम्ल, एक होता था दुर्बल अम्ल, एक होता था प्रबल क्षार और एक होता था दुर्बल क्षार। ये हमारे पास दो अम्ल थे और दो क्षार थे, एक प्रबल क्षार और अगला दुर्बल क्षार, ऐसा हमारे पास था। तो ये 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा केवल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में जब अभिक्रिया होती है तभी हमें 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। अन्यथा प्रबल क्षार से कोई दुर्बल क्षार जुड़ जाए और प्रबल अम्ल से दुर्बल क्षार जुड़ जाए और प्रबल क्षार से कोई दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया हो जाए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करें, इन सभी परिस्थितियों में 13.7 किलो कैलोरी से कम ही ऊष्मा मुक्त होती है। हमेशा 13.7 किलो कैलोरी से कम ही ऊष्मा मुक्त होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करेंगे तभी जाकर हमें 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा मुक्त होगी। इसके अलावा इसमें प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के बीच में, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के बीच में, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सदैव हमें लेस देन 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल से कम ही ऊष्मा मुक्त होगी, से कम ही ऊष्मा मुक्त होगी। अब 13.7 किलो कैलोरी से कितना ऊष्मा मुक्त होगी ये डिपेंडेंट करती है कि किस प्रकार का अम्ल और किस प्रकार का क्षार लिया गया है। लेकिन ये फिक्स है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी
तो 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा ही मुक्त होगी। तो यहाँ पर ये बात हो जाती है, यहाँ पर ये बात हो जाती है कि सदैव 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा ही मुक्त होगी। यह केवल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से ही प्राप्त होता है। इसमें और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हम देख सकते हैं, जैसे हो गया CH3OH प्लस KOH की अभिक्रिया हो जाए। हम देख रहे हैं ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल में इसको बताए हैं, ये दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। अब अभी हमने कहा कि जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में अभिक्रिया होगी तो इससे कम ही ऊष्मा मुक्त होगी। सब में लवण और जल सब में प्राप्त होता है। यहाँ पर के इसके अपघटन से बनता है CH3COH का। जब हम जलीय अपघटन करते हैं तो बन जाता है CH3COO- और यहाँ पर अगला टर्म जो इसका आता है H+। प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ हमेशा जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर KOH है, इसका अपघटन होगा तो K+ बनेगा और OH- बनेगा। तो K+ हमेशा अगले के माइनस से, ये वाला माइनस है इससे जुड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा CH3COO और H की जगह पर K आएगा और साथ में यहाँ से निकला H और यहाँ से निकला OH, H2O बना देगा। तो ये वाला हमको प्राप्त हो गया लवण और ये वाला जल तथा प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हमारा हो गया एक और उदासीनीकरण अभिक्रिया। आशा करते हैं आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगर आपको अभी कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आगे चल रहे हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है सूचक, इंडिकेटर। सूचक क्या होते हैं? आप नाम से कुछ इसका पता चल रहा है, इंडिकेट करते हैं हमें। इंडिकेट मतलब होता है सूचित करते हैं। तो यहाँ पर क्या सूचित करेंगे हम? तो भाई देखो, यहाँ पर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अम्ल और क्षार का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सूचना भी किसका हमें मिलेगा? अम्ल और क्षार की ही मिलेगा। किसकी मिलेगा? अम्ल और क्षार की ही सूचना मिलेगा। तो आप कहेंगे कैसे सूचना देंगे सर? तो देते हैं भाई, देते हैं, इसीलिए तो सूचक लेके आए हैं ना। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय रंग में जेकर रंग अलग होए और क्षारी रंग में जेकर रंग अलग होए। तो जैसे पीछे वाली वीडियो में हम बता रहे हैं कि अगर अम्ल रहेगा तो उसमें नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। लिटमस पेपर एक सूचक, वो भी एक प्रकार का सूचक है। अम्ल में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, जबकि क्षार में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। क्षार में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो क्या हुआ है? ये रंग बदला, हमको सूचित किया, हमको इंडिकेट किया। कोई नीला लिटमस पेपर था, वो लाल हो गया, तो हमें एक इंडिकेशन दे दिया। क्या इंडिकेट कर दिया? वो भाई ये जो दिया हुआ विलयन है ना, वो अम्ल है, क्योंकि उसमें नीला लिटमस पेपर लाल हो गया है। हाँ भाई, हम समझ गए। तो फिर हम दूसरा विलयन देंगे, तो उसमें अब लाल लिटमस पेपर डाला तो नीला हो गया, तो कहेंगे और भाई जो विलयन दे है ना वो क्षारी हो। तो हम कहें कि जो उसमें लाल लिटमस पेपर डाले तो नीला हो गया, एक मतलब क्षारी हो। तो हमको क्या मिला? एक मोटा मोटा हिसाब में हमको एक सूचना मिल जाती है कि जो दिया गया विलयन होता है दैट्स अम्लीय है कि क्षारी है। तो कह सकते हैं सूचक के डेफिनेशन में सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय
क्षारीय होने की जानकारी देते हैं। अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देते हैं। सूचक का अम्लीय माध्यम में अलग रंग और क्षारीय माध्यम में अलग रंग होता है। क्षारीय माध्यम में अलग रंग होता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देते हैं। सूचक का अम्लीय माध्यम में अलग रंग होता है और क्षारीय माध्यम में अलग रंग होता है। तो आप कहेंगे कि सर कौन कौन सा रंग होता है? अगर उसका अम्लीय माध्यम में अलग रंग है और क्षारीय माध्यम में अलग रंग है तो कौन कौन सा होता है? एक तो हमने सीधे सीधे बताया कि लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर का अम्लीय माध्यम में रंग लाल होता है और क्षारीय माध्यम में रंग नीला होता है। अम्लीय माध्यम में रंग लाल होता है और क्षारीय माध्यम में रंग नीला होता है। एक होती है फेनोल्फथालीन। फेनोल्फथालीन भी एक सूचक होता है जिसका अम्लीय माध्यम में रंगहीन हो जाती है और क्षारीय माध्यम में वो गुलाबी हो जाती है। एक होता है मेथिल ऑरेंज जो अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग का होता है। तो ये कुछ हमारे पास सूचक हैं जो रंग बताते हैं। जैसे लिटमस हो गया, सूचक यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं सूचक अम्लीय माध्यम में रंग मीन्स, और ये क्षारीय रंग मीन्स समझेंगे क्षारीय माध्यम में रंग। तो हमारे पास जैसे एक लिटमस हो गया, लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। दूसरा जो हमारे पास सूचक होता है वह फेनोल्फथालीन है। फेनोल्फथालीन जो होता है वह अम्लीय माध्यम में रंगहीन तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। अम्लीय माध्यम में रंगहीन तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। तीसरा हमारा होता है मेथिल ऑरेंज जिसका अम्लीय माध्यम में रंग लाल होता है और क्षारीय माध्यम में रंग पीला होता है। तो ये हमारे कुछ सूचक हो गए हैं। सूचक हमें जानकारी देते हैं किसी विलयन के कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। अब कैसे देते हैं? जैसे में एक लिटमस हो गया, अगर अम्लीय माध्यम उसका रंग लाल हो गया इसका मतलब दिया हुआ रंग लाल है। किसी माध्यम में उसका रंग नीला हो गया इसका मतलब क्षारीय है। इसी प्रकार फेनोल्फथालीन का अम्लीय माध्यम रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज जो होता है इसका अगर मीडियम एसिड रहेगा तो वह लाल रंग का रहेगा और अगर क्षारीय रहेगा तो पीला हो जाएगा। तो ये हमें सूचक होते हैं, सूचक जो हमें इंडिकेट करते हैं किसी विलयन के अम्लीय और क्षारीय होने की जानकारी देते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक यहाँ पर बच रहा है कि जल का आयनिक गुणनफल खास करके पीएच वैल्यू निकालने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, नाम से क्लियर है कि जल का आयनिक गुणनफल जो जल के अंदर आयन होते हैं। अब आप कहेंगे जल के अंदर कौन कौन से आयन होते हैं? तो दो ही आयन होते हैं, एक H+ हो सकता है, एक OH- हो सकता है। तो जल के आयनों का आयनिक गुणनफल क्या हो जाएगा कि स्थिर ताप पर जल के आयनों की सांद्रताएं अर्थात H+ और OH-
के आयनों के सांद्रताओं के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल क्या है? स्थिर ताप पर जल में H+ की आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे भाई? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। यहाँ पर इसको हम नोट में डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर जल की आयन अर्थात H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो स्थिर ताप पर जल के आयन अर्थात कौन कौन से आयन होते हैं? एक H+ आयन होता है, एक OH- आयन होता है। तो H+ आयनों की सांद्रताएं और OH- आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल को H+ आयन की सांद्रताएं और OH- आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है। किस आधार पर? प्रयोगों द्वारा देखा गया है। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं KW, जल के आयनिक गुणनफल को हम KW से लिखते हैं H+ और OH-, जहाँ पर KW को हम कहते हैं जल का आयनन स्थिरांक। जल का आयनन स्थिरांक 25 डिग्री सेल्सियस पर यह देखा गया है कि जल के आयनों का गुणनफल, किसी 1 मोल जल के आयनों का गुणनफल जो होता है वह 1×10⁻⁻14 होता है। क्या? कि स्थिर ताप पर अर्थात जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है कि जल के जो आयन की सांद्रताएं होती हैं अर्थात H+ और OH- आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल प्रति मोल में 1×10⁻⁻14 होता है। 1×10⁻⁻14 होता है। कितना? 1×10⁻⁻14 होता है। 1×10⁻⁻14 होता है। तो ये हमारी वैल्यू होती है। अब आप ये समझिए कि जब एक H+ टूटता है, एक H2O टूटता है, तो उसमें एक H+ निकलता है, एक OH- निकलता है। अगर 2 H2O टूटता है तो उसमें 2 H+ निकलता है और +2 OH- निकलता है। कहने का मतलब है कि जल में H+ और OH- आयनों की सांद्रताएं आपस में बराबर होती हैं। यदि जल में OH- और H+ आयनों की सांद्रताएं बराबर हैं अर्थात H+ और OH- सांद्रताएं अगर बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि 1×10⁻⁻14 का जो आधा भाग है वह H+ के कारण होगा और आधा भाग H- के कारण होगा। मीन्स जल में कह सकते हैं जल में H+ आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता 1×10⁻⁷ होगी और
OH माइनस आयन की भी सांद्रता, OH माइनस आयन की भी सांद्रता, आयन की भी सांद्रता 1×10⁻⁷ होगी। अब क्या हमेशा ये सेम रहता है? अगर हम जल की बात करें, यदि हम जल की बात करें तो ये आंकड़ा तो हमेशा समान रहता है, इस आंकड़े में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर वह अम्लीय और क्षारीय आयन की विलयन की बात होने लगती है तो हमें पता है कि जब हम अम्लीय माध्यम में जाएंगे तो वो इसमें H+ आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्षारीय माध्यम में जाएंगे तो OH माइनस आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब अगर इनके आयनों की संख्या इतना घट और बढ़ रही है तो कह सकते हैं कि अगर अम्लीय माध्यम में रहेगा तो H+ आयनों की संख्या अधिक रहेगी। अगर H+ आयनों की संख्या अधिक रहेगी तो ये विलयन अम्लीय रहेगा। यदि OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक रहेगी तो विलयन क्षारीय रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम कह सकते हैं कि यदि H+ ग्रेटर देन है OH माइनस से किसी विलयन में तो विलयन अम्लीय होगा। H+ अगर लेस देन हो गया OH माइनस से, अर्थात OH माइनस ज़्यादा हो गया तो विलयन हमारा क्षारीय हो जाएगा। और यदि H+ बराबर है OH माइनस के, तो विलयन उदासीन होगा। तो विलयन यहाँ पर उदासीन होगा। तो H+ OH माइनस अगर आयन बराबर है तो यहाँ पर विलयन उदासीन हो जाएगा। जिस प्रकार से जल में होता है, जल उदासीन होता है, इसलिए H+ आयन और OH माइनस आयनों की यहाँ पर सांद्रताएं बराबर होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया, सूचक और जल का आयनिक गुणनफल। इस टॉपिक को हमने कवर किया है। इसमें अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हम आपके आंसर देंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए, इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आपको हर रोज़ क्लास 12th साइंस का और 10th साइंस का, 9th 11th एक ही टॉपिक करके 1 by 1 अपलोड कर रहे हैं। अगर आप कोई विशेष टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए और हम वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए विदा चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, पढ़ते रहिए, दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।